हेलो सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड। आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्या होता है पावर शेयरिंग? हमने इसके पहले लिया था पावर शेयरिंग मतलब सत्ता की साझेदारी। कौन सा भी गवर्नमेंट रहता है तो उसमें अलग अलग पावर काम करते हैं। तो वैसे ही ध्यान में रखना है कि पहले कैसा रहता था। मोनार्ची थी पहले। मोनार्ची के टाइम में कैसा था कि सभी पावर एक आदमी के पास रहती थी। वो पावर का मिसयूज करता था और वो पूरी जैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी उसके अंडर में रहता था, जिसकी वजह से वो जरूरी नहीं कि वो अच्छी तरह से देश चलाता था। इसी वजह से लेकिन आज अपने यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से यहाँ पर अलग अलग पावर जो है गवर्नमेंट ने सबको बांट दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सबको पावर बांट दिए हैं, जिसकी वजह से वो पावर किस टाइप से दिए गए हैं, जिसकी वजह से सेल्फ गवर्नमेंट ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट ध्यान रखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में पॉइंट इज क्लियरली क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट। इससे 4 पार्ट आते हैं। इससे पहला पॉइंट होता है अमॉन्ग डिफरेंट गवर्नमेंट, अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया के जो ऑर्गन्स कौन से उनसे, जैसे अपने बॉडी के ऑर्गन्स पता ही है आपको, वैसे देश के भी ऑर्गन्स रहते हैं। इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये हम बाद में डिटेल में लेने वाले हैं। सेकंड पॉइंट है अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सोशल ग्रुप मतलब उसमें वीकर सेक्शन आते हैं। वीकर सेक्शन में जैसे वीमेन, उनको एक रिजर्वेशन दिया गया है, एससी एसटी ओबीसी, इनको एक रिजर्वेशन दिया गया है। इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग से प्रावधान किए गए हैं, तो ये ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट आता है इसमें पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट। इनका क्या रोल है, तो ये कैसे पॉलिटिकल पार्टी में रोल निभाती है, ये भी हम इस पॉइंट में लेंगे। तो ये चारों पॉइंट हम डिटेल में लेते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि आपको ये कम से कम 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, तो 5 मार्क में के लिए आपको ये 4 लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो अपने देश में काम करते हैं, जो 4 जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिए, वो कैसे पावर शेयरिंग है, उनको कैसे गवर्नमेंट ने अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे अधिकार दिए है, वो आपको जानना जरूरी है। तो ये आपको भी ये चारों की चारों आपको पॉइंट समझना जरूरी है। हेलो सीबीएसई, अभी हम क्या करते हैं, नया टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में 4 पार्ट मैंने क्लासिफाइड करके बताया आपको। 4 में से पहला जो पार्ट है वो कम से कम 3 मार्क के लिए आपको पेपर में आता है। अगर डीप में आए तो आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। फर्स्ट, अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे अपने बॉडी के ऑर्गन्स है, शरीर के अपनी जो ऑर्गन्स है, सेम ऑर्गन जो है देश के ऑर्गन्स है, और वो ऑर्गन्स बनाए किसने, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिस्कस किया और उसमें ऐसे आर्टिकल लिखे, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि पावर जो है एक आदमी के हाथ में नहीं रहती। अभी पावर को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है वो अभी हम यहाँ पर डिटेल में लेते हैं। सबसे पहला है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये 3 पार्ट में इंडिया ने पावर को डिवाइड किया है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक आदमी के हाथ में पावर है नहीं, वो इसे अच्छी तरह से देश को संभालने के लिए और निष्पक्ष, जिसको बोलते विदाउट पार्शियलिटी से देश को अच्छी तरह चलना चाहिए, ये उनका मेन मकसद माना जाता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में हम 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये देश में कायदे बनाने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब लॉ को बनाना है तो सिर्फ लेजिस्लेचर ही बना सकता है। ये पावर किसको दिया है, ये पावर दिया है सिर्फ लेजिस्लेचर को। एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसमें पीएम और उनके अदर मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्ट्रीज पूरा इसमें आ जाती है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमने 9th स्टैंडर्ड में लिया था, वैसे समझ लो कि इसमें पीएम और उनके अदर मिनिस्टर पूरे इसमें आते हैं। जुडिशरी सेक्शन, मतलब पहले ध्यान में रखना है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करती है कि जो ये लॉ पास करते हैं लोकसभा राज्यसभा के, ये जो इन्होंने जो लॉ बनाए हैं उसको इन्फोर्समेंट करने का काम जो रहता है एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है। इसमें पीएम से लेकर अदर मिनिस्ट्री तक पूरे लोग आते हैं इसमें।
तीसरा है जुडिशरी सेक्शन। जुडिशरी में मतलब देश में जो जस्टिस करना है, न्याय करना है, तो यही करते हैं, बाकी किसी को अधिकार नहीं था। पहले कैसा था कि किंग था, किंग ही सब कुछ न्याय करते थे और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वो अकेले ही काम करता था। लेकिन अभी पूरे देश में एक जुडिशियल सिस्टम एक इंडिपेंडेंट काम करती है, किसी के दबाव में काम नहीं करती। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसमें हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। जुडिशरी में क्या रहता है, दो टाइप के केसेस रहते हैं, एक रहते हैं सिविल केसेस, दूसरे रहते हैं क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस में प्रॉपर्टी के मैटर्स आते हैं। नंबर सेकंड, क्रिमिनल केसेस में मर्डर, थीफ, चोरी वगैरह करना, ये इसमें केसेस आते हैं। तो यहाँ पर जो जुडिशरी काम करता है, जस्टिस देने का काम करता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से काम चलता है। और अभी हम यहाँ पर हम लेते हैं कि इस गवर्नमेंट को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल क्योंकि ये जो पावर है ऐसे दिए गए, मतलब सबको बैलेंस वाले अधिकार दिए, सबको एक बैलेंस अधिकार है। इसी वजह इसको नाम दिया गया है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या रहता है, जैसे एग्जांपल है लेजिस्लेचर जो है कायदा बनाएगा तो सिर्फ इसमें उस किसी भी आदमी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। इनके जो कायदे उन्होंने बनाए हैं वो लॉ से वाकई में लॉ से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड है या नहीं, उससे रिलेटेड है या नहीं, ये चेक करने का काम करते हैं जुडिशियल सिस्टम। और एग्जीक्यूटिव बॉडी भी क्या करती है, जो काम करते हैं वो एक दूसरे के काम चेक करते रहते हैं, जिस वजह से ध्यान में रखना है। इसको एक नाम दिया गया चेक एंड बैलेंस सिस्टम, जिसका मतलब ये होता है कि तीनों के जो काम होते हैं वो बैलेंस में है। मतलब यहाँ पर लेजिस्लेचर अपना काम करता है, एग्जीक्यूटिव अपना काम करता है, जुडिशरी काम करता है, कोई भी आदमी इसमें इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन एक दूसरे को चेक करते हैं कि वाकई में वो प्रॉपर काम करते हैं, कि प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे कि नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया था कि लेजिस्लेचर ने बनाए जो कायदे हैं वो जुडिशरी चेक करती है कि वाकई में ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है या नहीं, किसी इससे जो लॉ पास कर रहे हैं जिससे जो लॉ किसी के को हर्ट करने वाला नहीं होना चाहिए, वो चेक करते रहते हैं। ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। और इसमें एक ध्यान में रखना है पावर को कैसे बनाया हुआ है, तीनों पार्ट में डिवाइड किया है। लेजिस्लेचर में लोकसभा, राज्यसभा है, एग्जीक्यूटिव बॉडी में पीएम और उनकी मिनिस्ट्री आती है, जुडिशियल सेक्शन में क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस करना ही काम है, मतलब तीनों को अलग अलग काम डिवाइड करके दिए हैं। इसी वजह से इसको इस लेवल पर होने की वजह से इनको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोला जाता है। और दूसरी पॉइंट यहाँ पर लिख कर दिया मैंने, चेक एंड बैलेंस सिस्टम, एक दूसरे को चेक करने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो मतलब ये कोर्ट सिस्टम जो है, जुडिशियल जो सिस्टम है, सबको चेक करते रहते हैं कि वाकई में काम करते हैं या नहीं करते। तो ये यहाँ पर इस टाइप से एक अपने देश में अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया को चलाने के लिए 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। आपको 6 स्टैंडर्ड से पढ़ाते हैं, 6 स्टैंडर्ड से लेकर अभी 10 स्टैंडर्ड तक ये पूरा पार्ट आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइप से ये वर्क करते हैं। और इसी वजह से इसको नाम दिया गया है चेक एंड बैलेंस, सब एक दूसरे को चेक करते रहते हैं और यही इसी वजह से इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। अभी हम लेते हैं इसका सेकंड पॉइंट, ध्यान में रखना है। सीबीएसई आगे का पॉइंट हमें यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 10 स्टैंडर्ड का। अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल पर एक गवर्नमेंट काम करता है, क्योंकि पूरे पावर एक जगह पर अपने यहाँ पर केंद्रित नहीं किए गए हैं, मतलब सेंट्रलाइज नहीं किए हैं। पावर को थोड़ा सा क्या किया है, अलग अलग लेवल पर बांट दिया है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो पहले हमें यहाँ पर समझना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर आता है अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट। इसमें पहला यूनियन गवर्नमेंट, या फिर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। आपने सुना ही होगा दिल्ली का गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा पावरफुल रहता है। उसके नीचे जो गवर्नमेंट है इसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जितने भी इंडिया में स्टेट है, 29 जो स्टेट है, हर स्टेट में एक गवर्नमेंट है, तो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है। वहां पर विधानसभा के लिए जो इलेक्शन होते हैं उनके वजह से बाद में वो सीएम वहां पर होते हैं, और सीएम की वजह से पूरा वो स्टेट को कंट्रोल में रखते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। इसमें लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो सेंट्रलाइज इलेक्शन बोला जाता है। और बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता है तो उसमें सीएम के लिए वो इलेक्शन होता है विधानसभा में, और स्टेट गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट माना जाता है।
तीसरा जो गवर्नमेंट है इसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को आपने पंचायती राज सिस्टम की वजह से आपको आपने बहुत बार पढ़ा होगा। वो सिस्टम खास करके लोकल गवर्नमेंट में आता है। इसमें इस सिस्टम में ग्राम पंचायत आता है, ब्लॉक समिति आता है और जिला परिषद आता है। तो ये तीन टाइप सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट। तो जिसकी वजह से ये जो पावर है हायर टू लोअर की तरफ आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है हायर टू लोअर। पावर इज डिस्ट्रीब्यूशन जो किया है वो हायर टू लोअर की तरफ किया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो है इसको वर्टिकल डिवीजन भी बोला जाता है। इसको पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में नहीं रखी है, पावर को डिवाइड किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड होती है। और इसी वजह से इस सिस्टम को एक फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट उसको नाम दिया गया। फेडरल गवर्नमेंट में यहाँ पर अपने यहाँ पर ब्रिटिशों के पीरियड में क्या हुआ था कि 1935 का जो एक्ट था, इंडिया एक्ट, वो एक्ट अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है, जिसकी वजह से क्या होता है सेंट्रल अथॉरिटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। इसी वजह से देश में जो पावर है, जो लेवल आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पूरे देश के लिए जो इलेक्शन चलता है, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, उससे पीएम को चुनाव करते हैं। मतलब मेन सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन पावर रहता है पीएम। तो स्टेट को संभालने के लिए जो रहते हैं सीएम रहते हैं, तो इसके विधानसभा का अलग इलेक्शन होता है। लोकल गवर्नमेंट में तो आपको बताऊंगा कि ग्राम पंचायत में सरपंच के चुनाव होते हैं, ब्लॉक समिति के लिए अलग होता है, जिला परिषद के लिए अलग होता है। तो ये एक पंचायत राज सिस्टम से सेल्फ गवर्नमेंट जिसको बोल सकते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। और ये इस लेवल पर मतलब हायर टू लोअर की तरफ जो पावर आते हैं, इसी वजह से नाम हमने दिया है वर्टिकल डिवीजन। हायर टू लोअर फेडरल गवर्नमेंट, ऐसे इनको एक नाम आते हैं। जैसे हमने बेल्जियम के इस पॉइंट में देखा था कि वहां पर एक गवर्नमेंट था, उनका भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कैपिटल गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ऐसे गवर्नमेंट थे। एज सेम कंडीशन अपने देश में भी, देश को संभालने के लिए देश का एक लीडिंग पावर अच्छा होना चाहिए, सब हर जगह के प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व होनी चाहिए। इसीलिए पावर को थोड़ा डिवाइड करके दिया है, इसको बोलते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और ये अलग अलग लेवल पर काम करते हैं। तो ये तीन पार्ट आपको ध्यान में रखना है। 3 टायर सिस्टम सुना होगा आपने 6 स्टैंडर्ड से, वो 3 टायर सिस्टम इसको ही बोलते हैं। और लोकल पंचायत, लोकल गवर्नमेंट में भी 3 टायर सिस्टम है, जिसमें ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, इनको एक नाम दिया गया है। क्योंकि पावर एक आदमी के हाथ में डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो पावर को डिवाइड करके रखा हुआ है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद का तीसरा पॉइंट, जो हमने इसके पहले 2 पॉइंट लिए, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होने के बाद तीसरा पॉइंट था अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप आते हैं, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप क्या रहते हैं वो आपको समझना जरूरी है। क्योंकि पावर जो है देश ने, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है वो डिवाइड करके रखे हैं। तो सोशल ग्रुप को एक पावर दी है, तो पावर कौन सी है इसमें? सोशल ग्रुप का मतलब है यहाँ पर वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन जो सोसाइटी में, जो इंडिया में जो वीकर सेक्शन में आते हैं लोग, उनको खास करके उनको कोई रिजर्वेशन दिया है। रिजर्वेशन के बारे में उदाहरण रखते, जैसे वीमेन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वीमेन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए, वो मेंबर बननी चाहिए। खासकर पंचायत राज सिस्टम में उनको रिजर्वेशन दिया है, 33% रिजर्वेशन दिया है वीमेन को, इसलिए इसको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोल सकते हैं। यहाँ पर SC ST OBC और इनको भी रिजर्वेशन दिया है। हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि उनको इंडिया में जो लोकसभा की जो मतलब लोकसभा का जब इलेक्शन होता है उनके लिए कोई रिजर्वेशन रखा हुआ है। तो इन सेक्शन के लिए उनका ये डेवलपमेंट है, उनका एक पावर है यहाँ पर जो दिया है कि उनकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वो एक अच्छी तरह से सरकार में शामिल हो सके, अपनी जो डिमांड है वो पूरी कर सके, और वो भी मैनेज मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में आ सके, और जैसे लोकसभा में आ सके, राज्यसभा में आ सके, जैसे कोई बड़े बड़े ऑफिसर बन सके, उनके लिए यहाँ पर मतलब जैसे पंचायत राज सिस्टम है, उनमें उनको पूरा इन्वॉल्वमेंट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए अलग प्रावधान किए गए हैं, उनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज दी गई है। इस वजह से वीमेन को और SC ST और OBC इन सभी सेक्शन को
इन्वॉल्वमेंट करने के लिए शुरू कर दिया है, जिसको हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं सोशल ग्रुप। तो सोशल ग्रुप ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी एक अलग पावर है, और पावर किसने दी है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है। हाँ, आगे का जो पार्ट है अभी हम यहाँ पर लेते हैं। हमने इसके पहले 3 पॉइंट लिए थे, ये 14 पॉइंट है। अमॉन्ग डिफरेंट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मैंने ये वर्ड यूज किया है यहाँ पर। देश का एक अरेंजमेंट चलता है, और वो अरेंजमेंट ऐसा है कि कुछ पावर बाकी सेक्शन में भी दिए हुए हैं। वो पावर कैसे है वो ध्यान में रखना है, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, आपको पता ही है डेमोक्रेसी है। और इसी वजह से क्या हुआ है कि इंडिया में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के लिए कुछ अलग अलग पार्टियां रहती है, वो खुद को अच्छे साबित करने का काम हमेशा करती है। तो ये पावर पार्टी को कैसे दिया है वो ध्यान में रखना है। नंबर पहला, पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टी के नाम तो आपको पता ही होगा, आपके सीबीएसई बुक में दिया है 750 पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया है पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर में। तो पॉलिटिकल पार्टियां अपने देश में है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सी पार्टी है। जैसे मैंने आपको बताया 750 पार्टी है, वो आपके सीबीएसई के बुक में दिया है। जनरली क्या होता है कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को हटाना है। क्या होता है, जब इलेक्शन होता है नेक्स्ट टाइम, तो इलेक्शन होगा तो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को हटाने का काम कर सकते हैं। एक पार्टी दूसरे पार्टी को हराने का बहुत प्रयास करती है, मतलब उसमें भी एक पावर है। तो ये पावर जो है पॉलिटिकल पार्टी के पास दे दी है। आज एक पार्टी रूल कर रही है, और इसके पहले कोई पार्टियां थी जिन्होंने रूल किया, उनको हरा के दूसरी पार्टी आ गई, और दूसरी को हरा के तीसरी पार्टी आ गई। क्योंकि इंडिया में क्या है, एक कंपटीशन रहता है हमेशा, हर साल पॉलिटिकल कंपटीशन इसको बोलते हैं। और जब इलेक्शन अनाउंसमेंट करते हैं, तो इलेक्शन के टाइम में एक पार्टी दूसरे को हराने का काम करती है। उसमें अलायंस ग्रुप होते हैं। क्या होता है, जैसे एक ग्रुप जो रहता है वो अपनी प्रोपेगेंडा करती है। जैसे एग्जांपल लेते बीजेपी है, उसने अपना प्रोपेगेंडा किया, अलग अलग पार्टी को उन्होंने अलायंस बनाया, और उन्होंने अपने एजेंडा बनाकर लोगों के सामने रखा, और उसके जरिए उन्होंने क्या किया, खुद का प्रचार किया। जैसे कांग्रेस है, इन्होंने भी अपना प्रचार किया, उन्होंने भी अपना एक अलायंस बनाया, और जिसके वजह से पहले ग्रुप फॉर्म करते हैं, वो प्रचार करते हैं, और बाद में जब इलेक्शन में वो जीत गए, बाद में वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं गठबंधन वाली सरकार। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब गठबंधन करने वाली सरकार। क्योंकि एक पार्टी कभी भी कंप्लीट मेजॉरिटी एक पार्टी को मिलती नहीं, इसी वजह से वो पार्टी दूसरे पार्टी को साथ में लेके कंबाइन करके बाद में वो रूल करती है। इसी वजह से ध्यान में रखना कि पॉलिटिकल पार्टी के पास ये पूरा अधिकार है, ये पूरा पावर है, क्योंकि चैप्टर हम पावर शेयरिंग ले रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टी एक खुद एक पावर है जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को हटा भी सकती है, उनके जो जिस टाइप से वो काम करती है, या नेक्स्ट टाइम उनके इलेक्शन भी हरा सकती है, या फिर जो पहले हमने देखा कि वो पार्टी हार चुकी है, नई पार्टी आ गई है। तो ये ध्यान में रखना है कि पार्टी के पास ये अधिकार है, किसी को लॉस और विन का काम ये हमेशा चलता है पॉलिटिकल पार्टी में। दूसरा पॉइंट है, इसमें आता है प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे स्टूडेंट यूनियन सुना होगा, वर्कर की यूनियन सुना होगा, लेबर यूनियन वगैरह आपने नाम सुने होंगे। वैसे पूरी इंडिया में अलग अलग ग्रुप के यूनियन बने हैं। जैसे बैंक वालों का एक ग्रुप बना है, बैंक यूनियन बोलते हैं, टीचर का अलग है, टीचर यूनियन है। ऐसे अलग अलग टाइप के यूनियन बनते हैं। वो उनका यूनियन ये रहता है, कभी कभी उनकी जो डिमांड रहती है, वो क्या करते हैं, नाम में उसका पूरा मीनिंग दिया है, प्रेशर ग्रुप। ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, प्रेशर इतना डालते हैं कि जिसकी वजह से उनकी डिमांड पूरी हो सके। जैसे स्टूडेंट की डिमांड है कि यूनिवर्सिटी की फीस कम करनी चाहिए, तो या फिर उनकी जो एग्जाम फी कम करनी चाहिए, उनकी फीस कम करनी चाहिए, तो वो क्या करती है, स्ट्राइक करती है, और फिर मोर्चा वगैरह निकलता है। आपने बहुत बार सुना होगा, देखा भी होगा। तो उनको बोलते हैं स्टूडेंट यूनियन। इनका एक लीडर रहता है, तो ये पूरा काम करते हैं। वर्कर यूनियन, अगर लेबर यूनियन है, उनका एक लीडर रहता है, और लीडर क्या करता है, उनके पेमेंट बढ़ने चाहिए, वेजेस बढ़ने चाहिए, इसलिए वो काम करते हैं। इसी वजह से ध्यान में रखना है, ये यूनियन का मेन काम ये रहता है, एक ग्रुप रहता है,
उनको एक पावर है अपनी डिमांड पूरी करने का। गवर्नमेंट के ऊपर वो प्रेशर डालते हैं, कुछ लोग कंपनियों के ऊपर प्रेशर डालते हैं और अपना पेमेंट बढ़ा देते हैं, तो उसके लिए यूनियन ग्रुप वगैरह ऐसे होते हैं, जिसको प्रेशर ग्रुप बोला जाता है। बहुत से प्रेशर ग्रुप जो रहते हैं पार्टी से कनेक्टेड रहते हैं, ध्यान में रखना है, उनको सपोर्ट भी करते हैं। बाद में आता है मोमेंट। मोमेंट क्या रहता है, जैसे हमने प्रेशर ग्रुप देखा, प्रेशर ग्रुप एक सेल्फ वर्क काम है, सेल्फ मतलब सेल्फिशनेस है उसमें। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का सेल्फिशनेस रहेगा, यूनियन है तो जैसे लेबर यूनियन है तो लेबर का ही उसमें स्वार्थ रहेगा कि उनका पेमेंट बढ़े। तो वैसा ही समझ लो, मोमेंट में एक पर्सनल कोई एक पार्ट नहीं रहता, इसमें सभी जनता का उसमें फायदा होता है। तो उसमें पूरी जनता हो सकती है जिसमें उसका पूरा फायदा होता है। जैसे मूवमेंट में पूरी लोग जनता शामिल हो जाती है। स्टूडेंट यूनियन में सिर्फ स्टूडेंट शामिल थे, वर्कर यूनियन में सिर्फ वर्कर शामिल थे, लेकिन मूवमेंट ऐसा नहीं रहता। मूवमेंट ये एक सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है। जैसे एग्जांपल है, अपने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सुना होगा, जैसे 1920 महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और महात्मा गांधी ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, पूरी जनता शामिल हो गई क्योंकि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए था। तो इंडिपेंडेंस एक आदमी के लिए ही था क्या? नहीं, पूरे देश के लिए था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मतलब ब्रेक द रूल्स, रूल्स को तोड़ो, ऐसा महात्मा गांधी ने उस पीरियड में लोगों को बोला था। तो इसमें जो मूवमेंट हुआ, तो उस मूवमेंट का भी मेन टारगेट था इंडियन इंडिपेंडेंस, देश को इंडिपेंडेंट करना। और कुछ देर पहले अपने यहाँ पर जन लोकपाल बिल हुआ था, उसके लिए अन्ना हजारे इन्होंने भी एक मूवमेंट किया था। तो मूवमेंट ये सभी जनता के लिए रहते हैं, ध्यान में रखना है। प्रेशर ग्रुप एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए रहता है, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए रहता है, ध्यान में रखना। दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखना। ये कम से कम आपको 3 मार्क के लिए पूछा जाता है।